देखिए, आपका सूचना भी भाई दे दी जाए। आपका जो आज से ये बैच चल रहा है एपीओ का, ये नया नया बैच जो बना है, उस पर चल रहा है। तो जो लोग नए बैच में न जुड़े हों, आपका जाते समय भाई अपना ऐड करवा लेंगे नए बैच में। वैसे ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा चुका है। 2-4 लोग ही हो सकता है जो क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं। तो भाई आपका जाते समय नए बैच में ऐड करवा लीजिए, क्योंकि वो बैच काफ़ी पुराना था और उसमें कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है कुछ लोगों का, इसलिए आपका नया बैच बनाना पड़ा। तो आज जो चल रहा मैसेज वैसेज आए तो बता दीजिए कि अब सर फोन उठाएंगे क्लास के बाद। और जो आज की वीडियो है आपका, आज ही भिजवाई जाएगी, क्योंकि 2-4 लोगों का छूट भी गया, फोन आ रहा है कि हमारा छूट गया। तो भाई आज की वीडियो आपका 12-1 बजे तक हम प्रयास करते हैं कि सभी वीडियो, थोड़ा नेट ज़्यादा लगेगा, 2-3 दिन की वीडियो बची हैं, उसको आज ही हम भिजवा देते हैं, भले आधा जीबी नेट ज़्यादा आपका लगे। उसके बाद फिर कंप्रेस करके वीडियो भेजा जाएगा कल से। आज सुबह की वीडियो भेजवा दिया जाए कम से कम। देखिए, आपका सेक्शन 10 शुरू करना था। से एविडेंस की धारा 9 पढ़ाई जा चुकी है और धारा 10 से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब किस मॉडल से बनता है और एक क्वेश्चन थोड़ा अंदर जाकर बनता है। इसके बाद आपका केस भी याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा केस है। तो कम से कम 4 केस तो भाई तैयार ही रखना पड़ेगा। देखिए, अब हमें चलना है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, यानी कि आपका शुरुआत किया जाए। कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा जरूर है, लेकिन एक एक लाइन प्रयास किया जाए कि जहाँ जहाँ से ट्रांसपेरेंसी जुड़ी हुई है वहाँ वहाँ से आपको बताया जाए। और आपका उसके बाद से बेयर एक दृष्टांत और उसके बाद केस, और उन केसों में क्या कहा गया, कौन केस किसे संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन लगातार आपका सेक्शन 10 से पूछा जा रहा है। यानी कि पहले सामान्य बातें देखी जाती हैं। देखिए, किसी भी कार्य को अपराध तभी माना जाता है सामान्यतः जब एक्टस रिया हो और मेंस रिया हो, यानी कि व्यक्ति आपराधिक कार्य किया हो और आपराधिक कार्य करने का उसका इंटेंशन हो, यानी कि इरादा हो। लेकिन लेकिन लगाना है, कभी काल ये होता है कि व्यक्ति का इरादा तो अपराध करने का रहता है, लेकिन कार्य सफल नहीं हो पाता। जैसे ए ने बी पर गोली चलाई और गोली बी के बगल से निकल गई। ए का इरादा ये था कि हम गोली मारकर बी की हत्या कर दें, लेकिन निशाना चूक गया और गोली बी के बगल से निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य पूर्ण रहा कि अपूर्ण हो गया। अपूर्ण ही रहा, कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको एक नाम देते हैं, और वह जो नाम दिया जाता है प्रारंभिक अपराध या इंसिएंट ऑफेंस कहा जाता है। अपरिपक्व अपराध भी कहा जाता है, अपूर्ण अपराध भी कहा जाता है। तो झारखंड में पहली बार ये क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इंसिएंट है, यानी कि अपूर्ण है, यानी कि प्रारंभिक है, अर्थात अपरिपक्व है। अपरिपक्व का मतलब ये हुआ कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ या कार्य नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो 3 रटा मारकर अपराध जाएगा, इसी में से कोई एक देगा। पहला है क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपराधिक साजिश या आपराधिक षड्यंत्र बताएंगे हम अभी। दूसरा क्रिमिनल अटेम्प्ट है, यानी कि आपराधिक प्रयत्न है। और तीसरा एबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण का अपराध। तो कौन से अपराध आईपीसी में पूछ सकता है भाई एपीओ में, क्योंकि झारखंड एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा अपराध इंसिडेंट ऑफेंस है, तो 3 रट कर जाइए कौन कौन है।
आपराधिक षड्यंत्र, दूसरा कौन है आपराधिक प्रयत्न, और तीसरा कौन है आपका दुष्प्रेरण। तीनों पर आइए एक एक उदाहरण पहले देखा जाता है और तब आपका आगे कंसेप्ट बनाया जाए। पहले आपराधिक प्रयत्न पर ही उदाहरण देखा जाए। क्रिमिनल अटेम्प्ट। ए ने बी को जान से मारने के आशय से बी पर गोली चलाई। बी को गोली या तो लगी या नहीं लगी, लेकिन बी मरा नहीं। तो जब मरा नहीं तो ये जो कार्य है पूर्ण हो गया कि नहीं, पूर्ण नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे क्या, अपरिपक्व अपराध। तो ये जाएगा किसमें, अटेम्प्ट में, प्रयत्न में। और चूंकि हत्या का प्रयास किया गया है तो स्पेशली रूप से इसके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 307 में किया गया है, 307। पहला उदाहरण अपरिपक्व का बताया गया। दूसरा, चूंकि शाम वाले पीरियड में दुष्प्रेरण बताया भी गया है। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और बी हत्या करने से इनकार कर देता है। तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर भी ये दंड का भागी होगा, किसके लिए, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। और अगर जब भी हत्या कर रहा है और उसी दौरान एक घटना स्थल पर उपस्थित है, तब एक का दायित्व बताइए, बताया गया था दुष्प्रेरण नहीं। अब डायरेक्ट किसके लिए दोषी होगा, हत्या के लिए। इसके बाद आपराधिक साजिश देखिए, यही आपका डिटेल में पढ़ना है। जहां तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का प्रश्न है, आपराधिक साजिश का प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र का प्रश्न है, ए और बी साजिश रचते हैं, सहमत होते हैं कि चलो सी की हत्या हम लोग कर देंगे मिलकर, या हत्या किसी से करवा देंगे। तो ऐसी दशा में ये क्या कहा जाएगा कि ए और बी ने मिलकर क्या रचा, साजिश रचा। अब ऐसी दशा में मात्र अपराध करने की साजिश रचना ही दंडनीय है, भले कोई कार्य न किया गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि ए भी साजिश रचे किसको करने या करवाने के लिए, अपराध को, तो दंड के भागी होंगे कि नहीं होंगे। अब जहां तक आपराधिक षड्यंत्र की बात है, अब एकदम शुरुआती दौर से सेक्शन जोड़िए, कौन कौन जोड़ना है। पहले तो आपका 107 का सेकेंड खंड आईपीसी देखना है, फिर आपका 120 ए देखना है, फिर आपका एहले में भी पूछा गया कि 120 ए कब जोड़ी गई थी, तो आपका 1800 नहीं 1913 ईस्वी में जोड़ी गई, सन पूछा है प्री में। इसके बाद आपका आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस केस में की दी गई थी, वह केस याद रखना है, आर वर्सेज मलकही, या मुलकही भी कहीं कहीं लिखा है, आर बनाम मलकही। जज का नाम पूछा जाए तो विल्स मारिएगा। इसके बाद आपका भारत में 107 और 120 ए में डिफरेंस बताया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह क्वेश्चन पूछ सकता है नया, तो कौन सा केस, कल परसों भी बताया गया, कौन सा, केहर सिंह का केस। इसके बाद आपका षड्यंत्र के लिए जो सीआरपीसी में आपको पढ़ना है, कम से कम दो धाराएं, 196 धारा और 223। सीआरपीसी में कहाँ पढ़ना है, 196, 223 और एविडेंस की धारा 10 पढ़ना है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सा धारा पढ़ेंगे, 10। तो पहले तो इनको समझाया जाए आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है और कैसे क्या है, तब तो सेक्शन 10। अब इसका फायदा आपको ये मिलेगा कोरिलेशन का, कि भले ही थोड़ा समय एविडेंस में धारा 10 में लग जाए, लेकिन जो अन्य धाराएं हैं वहां से आपका क्वेश्चन मिलने का भी चांस रहता है।
आपराधिक षड्यंत्र की पहले परिभाषा पर आइए। सर्वप्रथम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा आर बनाम मलकही के केस में जस्टिस विल्स ने दी, और जो परिभाषा आर बनाम मलकही के केस में जस्टिस विल्स ने दी, वही परिभाषा आईपीसी की धारा 120 ए में रख दी गई है। यानी कि 120 ए 120 ए आपका किस केस में दी गई परिभाषा को स्वीकार करता है? आर वर्सेज मलकही। तो आखिर आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है, अब पहले ये समझिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो पहला क्वेश्चन आ गया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो। अब यही आपका एक क्वेश्चन और फंसा देता है, वो हस्बैंड एंड वाइफ पर, पति पत्नी पर। इंग्लैंड में जो पति पत्नी हैं वह एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। अगर पति पत्नी ही मिलकर साजिश रच देते हैं तो वह षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन राजस्थान में बना था और यूपी में भी हो सकता है आ जाए, इंग्लैंड में। लेकिन भारत में पति और पत्नी की हैसियत, स्टेटस या स्तर या परिस्थिति एक नहीं है। पति का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी अलग और पत्नी की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या है? अलग। तुरंत केस आपको याद करना पड़ेगा कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, उसका अलग व्यक्तित्व है। वह पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा निर्भर नहीं करती। और केस याद कर लेना है, जोसेफ साइन वर्सेस कौन था? भारत संघ का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा। ये जोड़कर पढ़िएगा। एविडेंस की एक और धारा पढ़नी है यहाँ कि पति पत्नी एक व्यक्ति नहीं होते, भारत में अलग अलग होते हैं। ये एविडेंस की किस धारा से निकलता है? तो एक धारा और तैयार रखिएगा 120 से, यानी कि 120। एविडेंस की कौन सी धारा? कौन सी धारा पति पत्नी को पृथक व्यक्ति मानती है? भाई रट्टा मार कर जाइए, 120 बताया जाएगा आगे डिटेल में। षड्यंत्र की अब परिभाषा देखिए पहले, तब तो आपका और सेक्शन चला जाए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो उसी सहमति को ही आपका आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। यानी कि दो या व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक हो, वे सहमत हुए हों, आपस में रजामंद हुए हों, और किसके लिए पहला हुए हों? कोई इनलीगल कार्य, कोई अवैध कार्य करने या करवाने। करने मतलब खुद करने, और करवाने मतलब किससे करवाने? दूसरे से। तो अवैध शब्द को पकड़ना है। अवैध शब्द आईपीसी के किस सेक्शन में है? 43 में। खूब पूछा जाता है कि अवैध का मतलब क्या हुआ? तो अवैध का मतलब 3 हुआ। पहला जो अपराध हो, दूसरा जो सिविल कार्रवाई जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि जिन कार्यों को कानून ने क्या किया है, करने पर रोक लगाई है, प्रोहिबिटेड किया है। और तीसरा जो सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करे, यानी कि जिस कार्य के आधार पर आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं, वह भी आईपीसी इलीगल मानती है। तो बताइए, क्रिमिनल मामले की सिविल मामले की दोनों मामले कवर होंगे? दोनों। ये जो परिभाषा बताई जाएगी 120 है, ये सिविल में भी लागू होगी और किस में? क्रिमिनल में भी। आगे बताएंगे आईपीसी में। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन का मॉडल भाई आईपीसी में अच्छा 3-4 राज्यों में बना है, उसको पढ़ाते समय न छोड़ा जाए कि निम्नलिखित में से कौन अवैध में शामिल हैं? तो पहला दिया है जो ऑफेंस हो, दूसरा जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो,
तीसरा जो सिविल एक्शन का बेस उत्पन्न करता हो, उपर्युक्त सभी। तो जो नए खिलाड़ी रहते हैं, आईपीसी की धारा 43 पढ़े ही नहीं रहते और पहला मार कर आ जाते हैं, फिर मिलाते हैं, तब पता लगता है कि तो उपर्युक्त क्या होना चाहिए सभी। अब देखिए आपका झारखंड का मॉडल। निम्नलिखित में से कौन अवैध नहीं है? नहीं है दिया है। ये तीन बातें तो दी गई थी और एक दिया गया था जो अनैतिक हो। तो अनैतिक कार्यों को क्या अवैध माना गया है? नहीं। अनैतिक कार्य भले इमोरल हो, लेकिन उन्हें अवैध माना गया है कि नहीं? तो अनैतिक आपका बेरेट में तो नहीं माना गया है। तो कौन अवैध नहीं है? जो क्या हो, अनैतिक हो। दूसरी परिभाषा का भी आधा हिस्सा बचा है। दूसरी परिभाषा का आधा हिस्सा ये है कि ऐसा कार्य जो अवैध न हो, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होना। इसका मतलब कि जो कार्य इलीगल न हो, अवैध न हो, इसका मतलब ये हुआ कि वह कार्य अवैध नहीं है तो क्या है? वैध। लेकिन आप वैध कार्य, कानून ये कहता है कि आप वैध कार्य को वैध साधन का प्रयोग करते हुए करिए। अगर वैध कार्य को कौन सा साधन अपनाते हैं करने के लिए? अवैध। या तो करने या दूसरे से क्या करने, करवाने के लिए क्या होते हैं? सहमत। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इस सहमत को क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है भाई, यही आपका बार बार गलत होता है। यदि अपराध को करने या करवाने के लिए सहमत दो या दो से अधिक व्यक्ति हुए हैं, तो उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। मात्र दो व्यक्ति रजामंद हो गए, पकड़ लिए गए, तो क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के लिए वह क्या होंगे? दंड के भागी। तो बताइए, अपरिपक्व या इंसिएंट ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर किसके लिए साजिश रची गई है? अपराध को करने या करवाने, तो क्या अपराध को करना या करने की दिशा में कोई कार्य करना आवश्यक है कि नहीं है? नहीं है। आवश्यक नहीं है, केवल सहमत ही क्या है? पर्याप्त है। और आप केवल सहमत के आधार पर दंड के क्या होंगे? भागी। ये क्वेश्चन बार बार आपका रट्टा मारना है, बार बार पूछा जा रहा है, गलत न हो। आगे बढ़ा जाए आपका। अब दो धाराएं उठाया जाए, 107 का सेकेंड खंड और दूसरा कौन सा? आईपीसी का 120 ए। 107 के ये यूपीएपीओ में आ चुका है कि यह बात कहाँ सीधे मने षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण सीधे कहाँ निगमित है? तो 107 के 21 क्लाज में फर्स्ट नहीं सेकंड में। अब दिया था ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों याद करके जाइए। फर्स्ट है उकसाना, सेकंड है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और तीसरा खंड है साशय सहायता। फिर रटिए, पहला क्या है? उकसाइए। दूसरा क्या है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। तीसरा साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। तो अब तीनों मिलाने के लिए अगर आगे आए तो तीनों एक साथ क्या करना है? तैयार रखना है। 107 के सेकंड खंड की कमी पहले आपका देखी जाती है। कमी ये थी कि अगर अपराध करने के लिए भी षड्यंत्र रचा गया हो, तो कहा यह गया है बेरेक्ट में कि उस षड्यंत्र के को अग्रसरित करने में कुछ न कुछ कार्य किसी पक्षकार द्वारा किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब तक केवल साजिश रचना दंडनीय नहीं था, तो अंग्रेजों के खिलाफ लोग साजिश रचते थे,
पकड़ लिए जाते थे, छूट जाते थे। अतः अंग्रेजों ने सोचा कि मात्र रजामंद हो जाने को भी दंडनीय बना दिया जाए और अंग्रेजों ने 1913 ईस्वी में एक धारा जोड़ दी। कौन सी? 120 ए। याद रखिए कब जोड़ी गई, पूछा गया है 1930। इसी में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया। परिभाषा मैं बता चुका हूं, अभी वही परिभाषा जोड़ी गई और इसी में आपका उल्लेख किया गया है कि अगर अपराध को करने या करवाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है तो अपराध करने की दिशा में कोई एक्ट किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमत हो जाना ही व्यक्ति को कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या बना देगा? दोषी। भाई याद रखिएगा, यही बार बार अटैक कंपटीशन में कर रहा है। अब 107 का सेकेंड खंड और 120 ए में अंतर है, 5-6 हम बताएंगे भाई, अभी तो नहीं आईपीसी चलेगी। तो अब अंतर किस केस में बताया गया? तो वह अंतर किस केस में बताया गया? केहर सिंह बनाम आपका केहर सिंह क्या केस में बताया गया, ये याद रखना है। इसके बाद आ जाइए आपका सीआरपीसी जोड़ा जाए। कम से कम सीआरपीसी की 2 धाराएं पढ़िएगा, एक 196 और दूसरा 223। 196 ये बताती हैं कि कुछ षड्यंत्रों के मामले में जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट आपका परमिशन न दे दें तब तक न्यायिक मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान या कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है कि लोग फर्जी फंसा दिए हो कि हमारे खिलाफ क्या रचा था, साजिश। तो किसके द्वारा अनुमति की आवश्यकता है? या तो जिला मजिस्ट्रेट या कौन दे? राज्य सरकार। इसके बाद आपका जो षड्यंत्रकारी रहेंगे उनका विचारण एक साथ चल सकता है कि नहीं, ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है कि नहीं, चल सकता है। और किस धारा में प्रावधान है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं सबके खिलाफ एक साथ मुकदमा? तो सीआरपीसी की कौन सी धारा? 223। अब सीआरपीसी में भी एक कंसेप्ट बनता है, क्वेश्चन ज्यादा निकालना धीरे धीरे, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। 2015 एपीओ में बना भी था, लगातार एक क्वेश्चन आता है। सीआरपीसी की धारा 218 का दृष्टांत रटा मार कर जाइएगा, उत्तराखंड में भी क्वेश्चन बना था दृष्टांत से। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक अपराध के लिए चार्ज अभियुक्त पर अलग लगाया जाए पृथक, और उसका विचारण भी क्या किया जाए? पृथक। लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। 4 धाराएं रट्टा मार कर जाइएगा, जहां की आपका एक साथ आरोप और एक साथ क्या लग सकता है, चल सकता है विचारण। तो 4 धाराएं रट्टा मार कर जाइएगा, आपका 219, 220, 221 और 22 छोड़ दीजिएगा। यही फंसाता है कि कौन आपका है। तो 22 और 24 जिस ऑप्शन में रहे वो क्या करना है? छोड़ देना। तो फिर एक बार रट्टा मारिए तो कौन कौन सी धाराएं हैं? 219, 220, 221 और 223। संयुक्त चार्ज और संयुक्त विचारण। फिर बैक हुई, अब आपका सीआरपीसी भी आ गई, अब खत्म हो गई। अब आइए एविडेंस की धारा 10 चला जाए। क्योंकि साक्ष्य गुप्त रूप से पलता है, गुप्त रूप से बढ़ता है, अतः डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल होता है। अतः ऐसी दशा में आपका परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर ज्यादातर मामलों में आपका षड्यंत्र को साबित किया जाता है। जैसे कि आपका सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई और तत्पश्चात ये आरोप लगा बिश्नोई गैंग पर, और ऐसी दशा में अब ये साबित करना थोड़ा मुश्किल है कि इसी ने साजिश रची और भाड़े के
हथियारों से मरवा दिया। भाड़े के हत्यारे पकड़ भी लिए जाएं तो ये साबित करना मुश्किल है कि इसने साजिश रची थी। अब उसके लिए अगर फोन हुआ हो और कुछ बातें पुलिस ने क्या की हो, रिकॉर्ड की हो, तब तो अच्छा, और नहीं रिकॉर्ड किया है। इसीलिए जो बड़े बड़े अपराधी हैं कमरे में बैठकर साजिश रचे और कहे अपने चेलों से कि जाकर ये अपराध कर आओ, और 2-4 लाख दे दिए, चेला अपराध किया, गुरु बच गए और चेला कहाँ चला गया? अंदर। तो आपका ये इसीलिए साजिश आपका गुप्त रूप से पलती है। तो परिस्थितिजन या सरकमस्टेंशियल एविडेंस का ही ज्यादातर क्या किया जाता है? सहारा लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर आया जाए। सामान्य आपकी बातें कह सकते हैं कि समाप्त हुई। तो सामान्य बातों के बाद आपका अब देखा जाए आपका अगला सिद्धांत। 2 सिद्धांत और देखना है। पहला सिद्धांत ये पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा एजेंसी या अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 10। अब एजेंसी का सिद्धांत क्या है, अभिकरण का सिद्धांत क्या है? ये संविदा अधिनियम से गवर्न होगा और संविदा अधिनियम की धारा 182 में एजेंसी को, अभिकरण को परिभाषित किया गया है। तो बताइए अभिकरण होता क्या है? तो मालिक और एजेंट के बीच के क्या संबंध को हम क्या कहते हैं? अभिकरण। अभिकर्ता का कार्य किसका कार्य माना जाता है? मालिक का। अभिकर्ता के कथन से कौन बाध्य होगा? मालिक। अभिकर्ता के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होगा? मालिक। और अभिकर्ता और मालिक का जो दायित्व है वह सेपरेट भी होता है और ज्वाइंट भी। तो आखिर षड्यंत्र भी धारा 10 भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इस प्रिंसिपल को बनाइए। ए, बी और सी ने मिलकर ये साजिश रची कि चलो डी की हत्या करवा देंगे। तो जैसे ही ए के मन में कुछ विचार आया, उसके बाद जो सी ने कहा था वह सी के खिलाफ तो साक्ष्य में प्रयोग होगा भी, और एजेंसी के अनुसार ये बी के भी विरुद्ध होगा। और किसके विरुद्ध? ए के। जो बी ने लिखा, कहा, किया, वह किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगा? तीनों के। और जो ए ने कहा, किया, लिखा, वो भी किसके विरुद्ध? तीनों के। यानी कि कार्य करे एक आदमी और उस कार्य का प्रयोग या साक्ष्य के रूप में किसके खिलाफ किया जा रहा है? आपका तीनों के खिलाफ। यही तो एजेंसी हुआ कि सी ने कहा, लेकिन उसके कथन से कौन भी बाध्य हो गए? बी और ए। यानी कि अभिकर्ता ने कुछ कहा तो मालिक किसको मान लीजिए? 20 ए को। तो क्या मालिक अभिकर्ता के कार्य से बाउंड होगा कि नहीं होगा? अगला आइए। अगला जो मॉडल आपका बनाना है वह आपका बिहार में पिछली बार पूछा गया था। फिर एक बार देखिए, 2 धाराएं हम एक साथ लेंगे। बिहार में पिछली बार अच्छा क्वेश्चन आया था। कई लोग ये सही बात है कि गलत करके आए थे। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट भाई अगला बनाइए। सामान्यतः एक व्यक्ति जो बातें कहता है, जो कार्य करता है या जो लिखता है वह उसके विरुद्ध तो साक्ष्य में प्रयोग होता है, लेकिन अन्यों के विरुद्ध सामान्यतः मामूली तौर पर साक्ष्य में प्रयोग नहीं होता। लेकिन इस नियम का अपवाद सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 क्यों है? क्योंकि एक षड्यंत्रकारी जो भी बात मुख से बोलेगा, जो कार्य करेगा या जो लेटर लिखेगा, वह कहना, लेटर लिखना या वह कार्य करना अन्य षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध साक्ष्य में क्या होगा? सुसंगत। तो यानी कि इसका मतलब कि सामान्य नियम का ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। हो सकता है पूछ ले ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि जो बिहार का मॉडल था
वह सेक्शन 30 पर पूछा गया था, यानी कि एविडेंस की धारा 30 पर, वह भी मॉडल हम बता रहे हैं। सामान्य नियम ये है कि एक अभियुक्त द्वारा जब कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसके विरुद्ध वह साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है, दूसरे अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं किया जाता। अब इसका अपवाद किस सेक्शन में दिया गया है? तो धारा 30 में। और किसकी स्वीकृति? एक का माने आपका को एक्यूट की, सह अभियुक्त की, यानी कि एक सह अभियुक्त अगर अपना अपराध स्वीकार करे और कहे कि मेरे साथ ये भी थे, तो उसकी संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध भी न्यायालय क्या ले सकता है? विचार में। तो क्या एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होती है? तो किस सेक्शन में? तो कौन सा सेक्शन मार्क कराएंगे एविडेंस का? 30। और आपका याद के कौन सा? यही आपका कंसेप्ट कहाँ बना था पिछली बार एपीओ में? बिहार में। तो बताया जाएगा आपका, यानी कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। तो भाई आपका फिर एक बार देखिए आगे बढ़ा जाए सेक्शन 10 में। अब बेयर एक्ट तोड़ा जाए और तब 4 केस बताया जाए। सामान्य नियम समाप्त हुआ। अब बेयर एक्ट की बातें देखिए, उसमें कुछ 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन निकालना है। अब एक एक करके हम बेयर एक्ट को अलग अलग कर रहे हैं, प्रयास ये करिए। और कहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन अभी भी बनता है? देखिए, भले प्री में ये धारा केवल आती हो, लेकिन इतना अंदर जाकर इससे क्वेश्चन बनता है कि भाई ये सही बात है कि जो लोग पहली बार बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा कठिन जरूर है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग एविडेंस एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं उनके भी समझ में आए, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें, कौन सा सेक्शन है? 10। अर्थात इसका मतलब कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 षड्यंत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य का स्पेशल नियम बनाती है। ये भी आ सकता है। स्पेशल नियम की धारा में दिया गया है आपका सेक्शन 10 में। बैरक देखिए, जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त युक्त आधार है। पहला ही शब्द आप तोड़िए, जहाँ की यह बिलीव करने का रीजनेबल बेस है, आप तुरंत पकड़िए कि अब ये नहीं कहा गया है कि पूरी तरह साबित कर दिया गया हो। न्यायालय के मन में एक विश्वास डाल दिया गया, अर्थात न्यायालय को पूरी तरह साबित नहीं किया गया, बल्कि एक न्यायालय के मन में इस बात को बैठा दिया गया, न्यायालय को विश्वास करा दिया गया उचित रूप से। तो आखिर क्यों नहीं लिखा है कि साबित कर दिया गया हो? क्यों लिखा कि केवल विश्वास कराया गया हो? थोड़ा गौर करिए इस पर। क्योंकि षड्यंत्र गुप्त रूप से पलता है, गुप्त रूप से आगे बढ़ता है, गुप्त रूप से कार्यान्वित होता है। अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना क्या होता है? मुश्किल। अतः ऐसी दशा में आपका संभावना भी दिखाइए तो न्यायालय आगे बढ़ सकता है। न्यायालय को केवल विश्वास दिला दीजिए। क्या विश्वास दिलाइए? कि 2 या अधिक व्यक्तियों ने। तो अगला क्वेश्चन आया कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी? 2। क्या एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। क्या पति पत्नी इंग्लैंड में आपका षड्यंत्र के लिए दोषी होंगे कि नहीं? क्या बताया गया? और भारत में होंगे कि नहीं? अगर पति पत्नी ही षड्यंत्र रचते हैं कि चलो इसके घर में चोरी कर ली जाए या चोरी करवा दी जाए, तो साजिश के लिए दंड के भागी भारत में होंगे कि नहीं? होंगे।
देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि दो शब्द और आ गए। पहला शब्द क्या आया? अपराध। और दूसरा शब्द क्या आया? अनियोज्य दोष, एक्शनेबल रॉन्ग कहा जाता है। अब आप पॉइंट पकड़िए। धारा 10 लागू होती है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अपराध किस में यूज होगा? क्रिमिनल में। और जो ये एक्शनेबल आपका रॉन्ग है, अनियोज्य दोष है, ये किस में अप्लाई होगा? आपका सिविल में। तो षड्यंत्र आपका अपराध भी है, अपकृत भी है, दोनों भी। अलग से लिखिए भाई, ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। षड्यंत्र अपराध और अपकृत दोनों है, ये पहले याद रखें। मुआवजा भी पा सकते हैं, हो सकता है ये नया क्वेश्चन बन जाए। षड्यंत्र अपराध और अपकृत्य में दुष्कृत्य दोनों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 10 से बन सकता है कि सेक्शन 10 लागू होता है आपराधिक या दंडिक मामलों में, सिविल मामलों में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? क्यों दोनों मार्क कराएंगे? क्योंकि शब्दों पर पकड़िए, या तो कोई अपराध या दूसरा क्या? अनियोज्य दोष का मतलब एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्य को करने या करवाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है जो जिसके आधार पर सिविल कार्यवाही हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अनियोज्य दोष किसको कवर करेगा? सिविल कार्यवाही। और ये अपराध किसको करेगा? आपराधिक। तो फिर रटा मार कर जाइए, पूछा गया है कि धारा 10 लागू होगी सिविल मामलों में कि क्रिमिनल में? दोनों के लिए। दोनों के लिए। अगला शब्द देखिए, मिलकर षड्यंत्र किया। तो षड्यंत्र किया, तो षड्यंत्र की परिभाषा एविडेंस में तो दी नहीं गई है। तो हमने कहा बताया कि दी गई है आईपीसी में 120 ए में। षड्यंत्र किसे कहा जाएगा? अभी हमने बताया, अब दोबारा ना बताया जाए। पहले षड्यंत्र की परिभाषा ही हमने बताई थी। षड्यंत्र किया, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही की या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के उद्देश्य से उसी प्रकार सुसंगत तथ्य जिस प्रकार यह दर्शित करने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहाँ भी आपका यूपी जेपीओ में क्वेश्चन बना है, उदाहरण से भी लिख दिए ए बी तथा सी। न्यायालय को ये विश्वास दिला दिया गया कि हजूर दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि इसमें उदाहरण में हमने कितना बनाया? 3। ये मिलकर आपका कोई माने ये दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने या करवाने या कोई सिविल गलती करने या करवाने के लिए मिलकर क्या रचे हैं? षड्यंत्र। तो ऐसी दशा में उनके कॉमन आपका इंटेंशन के बारे में, सामान्य आशय के बारे में, यानी कि वह अपराध करने के बारे में जब एक पक्षकार के मन में कोई गलत विचार आया, आशय आया, यानी कि मान लीजिए तीनों ने मिलकर ये साजिश रची कि चलो हम दिल्ली में संसद भवन को क्या करेंगे? बम से उड़ा देंगे।
तो ए के मन में पहली बार विचार आया, तो यहीं से आपका शुरू हो जाएगा। अब ए के मन में जब पहली बार विचार आया, उसके बाद ए ने जो बी से कहा, या ए ने जो कार्य किया, या ए ने आपका जो बातें लिखी, तीनों, जो किया मतलब ए ने कार्य किया, जो कहा यानी कि मुख से क्या किया बोला, या जो बातें लिखी यानी कि कागज या सोशल मीडिया पर लिखी, वे बातें केवल ए के विरुद्ध ही साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगी, अब किसके विरुद्ध भी होगी, बी और सी। बी ने जो बातें कही, किया या लिखा, वे बातें किसके विरुद्ध एविडेंस में प्रयोग होगी, बी के विरुद्ध तो होगी ही, और किसके विरुद्ध होगी, ए के और सी। और सी ने जो कहा किया लिखा, वो बातें किसके विरुद्ध, सी के भी, और किसके। तो ये धारा एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित हो गई कि नहीं, हो गई, क्योंकि एक ने कहा और दूसरा उससे क्या हो रहा है बात। अब ये जो जो कहा गया षड्यंत्रकारी द्वारा, जो किया गया या जो लिखा गया, ये साक्ष्य में प्रस्तुत तो किया जाएगा, लेकिन अब अगला क्वेश्चन यूपीजे में बना कि धारा 10 के तहत ये सब बातें जो प्रस्तुत की जाती हैं, ये क्या साबित करने के लिए प्रस्तुत कोर्ट में किया जाएगा। तो निचली लाइन भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करके जाइए। धारा 10 के तहत क्या साबित किया जाता है, तो लिखा गया ना, क्या लिखा गया है, षड्यंत्र का पक्षकार, यानी कि हजूर ये तीनों इस साजिश के क्या थे, पक्षकार। दूसरा क्या लिखा गया है, षड्यंत्र का अस्तित्व में होना, यानी कि साजिश रची गई। तो बताइए धारा 10 के तहत क्या साबित किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी की पार्टी कौन कौन सी थी और ट्रांसपेरेंसी का एग्जिस्ट होना, ये दो बातें की धारा के तहत साबित की जाती हैं, 10 के तहत। अब केस पर आ जाइए भाई, आपका कह सकते हैं कि बेर एक्ट समाप्त हो गया। अब केस पर आइए, और केस महत्वपूर्ण है, और एक दो जो टेक्निकल बातें यहाँ पूछी जाती हैं, आपका वह भी बात हम बताएंगे, दिमाग में वो बैठाए रहना है। और वह आपका मिर्जा अकबर के केस से गवर्न होगा। तो धारा 10 पहला क्वेश्चन, जाकर साल पेपर में देखिएगा, चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सतर्क रहना है क्रम से। पहला केस आपका है धारा 10 पर, आपका केहर सिंह का केस भी अब जोड़ लेना है, क्योंकि वो भी किस पर आधारित है, षड्यंत्र पर ही। एक आपका जोड़ना है बारेंद्र कुमार घोष का भी, एक दो केस नोट्स में कम होगा, 4-5 केस लिख लीजिए, हम बता रहे हैं सभी केसों के बारे में। पहला जो केस आया 1844 में आया, आपका क्वीन बनाम ब्लैक एंड टाई, क्वीन वर्सेज ब्लैक एंड टाई का केस आया। तो क्वेश्चन ये बना है, क्वीन छोड़ दिया है, बस कंपटीशन में बना है कि ब्लैक एंड टाई का केस किससे संबंधित है, मृत्युकालिक कथन से, संस्वीकृति से, आपराधिक षड्यंत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी किस धारा से संबंधित है, तो धारा कौन मारेंगे, 10। प्रथम वाद कौन है क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी पर धारा 10 में, तो क्वीन बनाम ब्लैक एंड टाई। जस्टिस का नाम था लॉर्ड डेन मैन, लिखेंगे तो लिख सकते हैं लॉर्ड डेन मैन, डेन मैन है भाई, डेन मैन। भाई जज का नाम भी पूछा जाता है, लिखते रहिए। देखिए आपका जो बातें धारा 10 में बताई गई हैं, आपका वही बातें इस केस में भी बताई गई थी। अब इस केस को डिटेल में न बढ़कर दूसरा के देखा जाए, मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ये केस ज़्यादा पूछा जाता है।
मिर्जा अकबर वर्सेज किंग इम्परर का केस है। इस केस में जो जज थे लॉर्ड राइट, उसको ना तो लिखिए भाई, लॉर्ड राइट जज थे। देखिए ये केस आपका बार बार पूछा जाता है, और बार बार इसलिए पूछा जाता है कि आपका इस केस भाई जस्टिस राइट है, लॉर्ड राइट, वही राइट यार, लॉर्ड राइट है भाई, लॉर्ड भले टूट गया हो, राइट है। आगे देखिए, इस ये केस आपका उपनाम लिख लीजिए, एक बार छत्तीसगढ़ में बना है। एक तो इसको कहा जाता है पत्र वाला केस भी हम कह सकते हैं, पत्र वाला केस कह सकते हैं। दूसरा आपका जो पूछा गया है लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस, लूमिंगटन लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस। तीसरा आपका जो बनता है कि आपका ब्लैक एंड टाई में प्रतिपादित सिद्धांत को भारत में किस केस में प्रीवी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया कि जो सिद्धांत ब्लैक एंड टाई में प्रतिपादित किया गया वही सिद्धांत धारा 10 में दिया गया है। तो क्या आपका जवाब रहेगा मिर्जा अकबर। पढ़ लीजिएगा किताब में, थोड़ा चूंकि प्री के लिए चल रहा है, बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता। तीसरा के देखिए भी पूछा है, शार्दुल सिंह कविसर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, शार्दुल सिंह कविसर। देखिए मिर्जा अकबर में एक पॉइंट छूट गया भाई, उसको आपका मिर्जा अकबर में एक पॉइंट छूटा जो टेक्निकल बनता है। देखिए फिर एक बार देखिए, जब षड्यंत्र का खुलासा हो गया, खुलासा मतलब कि षड्यंत्र ओपन हो गया। फिर एक बार देखिए ध्यान से, आपका यही पॉइंट आपका गलती होगा कि सामान्य आशय की पूर्ति के पश्चात अगर कोई षड्यंत्रकारी कोई बात कहता है लिखता है तो वह साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई षड्यंत्रकारी पकड़ लिया गया, उसके पास उसके बाद वह पुलिस को बयान देता है, तो क्या वह सुसंगत होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो कब लिखा हो, कब किया हो, कब कहा हो, तो षड्यंत्र उजागर हो जाने के क्या पहले, इसको लीगल भाषा में याद रखिएगा, आशय की पूर्ति हो जाने के पूर्व जो भी बातें वह कहा किया लिखा वह धारा 10 में सुसंगत, यही पॉइंट पकड़ना है जो सबसे टेक्निकल है। और आशय की पूर्ति हो जाने के बाद जो कहा गया वह सुसंगत नहीं होगा। यह किस केस में बता दिया गया, मिर्जा अकबर। बहुत लीडिंग केस है, अब डिटेल में भाई संभव नहीं, उतना समय रहता तो रेगुलर बैच में चलता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन एक कहावत देख रहा हूँ कि ऊब जा रहे हैं लोग, तो एक कहावत जरूर बताया जाए। जैसे कि कहा जाए कि ये लड़का हवाबाजी बिल्कुल नहीं करता, इस पर जो हवाबाजी का आरोप है वह बिल्कुल गलत है। यानी कि थोड़ा टोन में बोलिए कि ये लड़का हवाबाजी करेगा, इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत क्या है, ईमानदार आदमी है। इसका मतलब कि आप कमेंट कर रहे हैं कि ये बहुत क्या है, बेईमान है। मानहानि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार मिर्जा अकबर में आपका बंदूक से धुआं निकल रहा था और आपका आया गोली मार कर आपका, तो जो साजिश रचा था कह रहा था कि मैं इसे जानता हूँ और ये तो एक अच्छा इंसान है, ये गोली चला ही नहीं सकता, मैं बचाने के लिए भाई उल्टा नहीं कह रहा था, सीधा कह रहा था। आगे देखिए भाई, अगला केस है
शार्दुल सिंह कविसर, ये भी पूछा गया है, बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये उच्चतम न्यायालय का केस है 1957 का। तो शार्दुल सिंह कविसर वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का है। चौथा केस पूछा गया है ये बीजे में, भगवान स्वरूप लाल विशन लाल, लिख लीजिए, ये भी पूछा गया है। भगवान स्वरूप लाल विशन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर एक बार हम बता रहे हैं, भगवान स्वरूप लाल विशन लाल बना महाराष्ट्र राज्य, 1965 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये भी केस कंपटीशन में आ चुका है। और क्वेश्चन ये बना है कि किस केस में कहा गया कि धारा 10 के तहत षड्यंत्र का अस्तित्व और कौन षड्यंत्र का पक्षकार था, केवल यही साबित किया जाता है, इसके अलावा अन्य बातें साबित नहीं करनी है। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि केवल दो ही बातें साबित की जाती हैं, तो कौन सा केस है? भगवान स्वरूप। क्या साबित किया जाता है? षड्यंत्र का एग्जिस्ट होना और ट्रांसपेरेंसी की कौन कौन व्यक्ति क्या थे, पक्ष का रट कर जाइएगा। अगला केस आपका 2 केस और मैं बता रहा हूँ अलग जाकर, नोट्स में नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। केहर सिंह का केस, ये भी इंदिरा गांधी मर्डर केस में षड्यंत्र रचा गया था। तो कौन सा केस है? केहर सिंह, कई बार बताया गया। और एक षड्यंत्र बताया जाए जो पूछा भी गया है, और वह है बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। अगला केस लिखिए, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। इस केस को अच्छे से और तैयार रखना है। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐड होते हैं। पहला तो जज का नाम पूछा जाता है। तो जज कौन थे? लॉर्ड समनर या लॉर्ड सुमनर। लिखिए, बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का केस, पहला तो जज का नाम ही पूछा गया है। तो जज कौन थे? लॉर्ड समनर या लॉर्ड सुमनर। इसे आपका किस उपनाम पूछा जा सकता है? अलीपुर षड्यंत्र केस, इसको लिख लीजिए। तो अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अलीपुर ट्रांसपेरेंसी केस, याद रखिएगा कौन सा है। और एक उपनाम है डाकघर लूट कांड। डाकघर लूट कांड, पोस्ट ऑफिस लूट कांड। एक और है भाई, पोस्ट ऑफिस लूट कांड या अलीपुर षड्यंत्र केस। फिर आपका एलएलए में पूछा गया था बीएचयू केस इसके पहले वाले में, कि किस जज ने कहा या किस केस में कहा गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़ा रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। तो किस केस में कहा गया? बारेंद्र कुमार घोष। किस जज ने कहा? लॉर्ड सुमनर। तो आगे बताया जाएगा। आईपीसी में 34 पर तमाम धाराएं। इस प्रकार 10 समाप्त हो गई। अब आइए 11। 11 से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस है। इधर की 2 धाराएं और थोड़ा समय लेंगी, 14-15, यानी कि इधर की धाराएं आगे नहीं बढ़ने देती स्पीड, और कठिन कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। अब सेक्शन 11 देखिए। सेक्शन 11 पर पूरा चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बन जाए, पूरा चांस है। या तो दृष्टांत से बनता है, या मैक्सिम बन जाती है, या जो भी बनता है। तो सेक्शन 11 की पहले भूमिका देखिए। पहला क्वेश्चन बनता है, प्ली ऑफ एलिबाई या एलिबी कहीं कहीं कहा जाता है। प्ली ऑफ एलिबी आपका किस सेक्शन में रेलेवेंट है?
या किस सेक्शन में समाहित हैं, तो ये तो गलत ना हो। कौन सा सेक्शन? 11। दूसरा, प्ली ऑफ एलिबी का मतलब क्या हुआ? अन्यत्र होने का अभिवाक। दूसरी जगह उपस्थित होने का क्या? अभिवाक। ये याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी धारा लायस पैराडाइज कही जाती है, वकीलों का स्वर्ग कही जाती है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एविडेंस की कौन सी धारा लायस पैराडाइज वकीलों का स्वर्ग कही जाती है, तो 11 मार्क कराइएगा। क्यों कही जाती है हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में आपका महाभारत से बन गया। पहले दिन ही एपीओ के इंटरव्यू में लोगों से पूछ लिया गया और वह ये पूछा गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और सुबह से शाम तक मैं कहाँ रहता हूँ? वन में गायों के पीछे, तो मैं माखन कहाँ खा लूँगा? इसका मतलब कि भाई सुबह से शाम तक मैं बाइक से शहर में घूमता रहता हूँ, तो मैं क्लास में कब पढ़ लिया? आप बताइए। भाई सुबह से शाम तक बाइक पर क्या करते हैं? शहर का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम पढ़ कब लिए? आप ही बताइए। प्ली आप हेली भाई, यानी कि कोचिंग से हम क्या थे? दूर थे। कौन देख लिया कि कोचिंग में आए थे? तो उसी प्रकार पूछा गया। देखिए, जब इसको बताइए तो 4-5 एंगल से तैयार रखिएगा। एक धारा और जोड़ दे रहे हैं जो इसमें जोड़ी जाती हैं। पहला कि माखन मने अभियुक्त पर माखन चोरी का आरोप लगाया गया है। अब माखन बाहर हो तो घर से बाहर, अब माखन घर में है तो घर के अंदर। तो माखन घर में था, तो आईपीसी की धारा 380, कौन सी धारा? 380 का आरोप लगा गया है। अभियुक्त अपना डिफेंस लेता है, बचाव लेता है, और बचाव आपका लेता है, तो अभियुक्त जितने भी बचाव लेगा, आपका अभियुक्त एविडेंस की धारा 11 का बचाव लेता है कि जिस समय और जिस स्थान पर ये कहा जा रहा है कि हमने माखन को चुराया, उस स्थान से मैं इतना दूर था कि मेरे द्वारा माखन का चुराया जाना एक विपरीत बात है, असंगत बात है, या पूरी संभावना है कि मैंने माखन नहीं चुराया। मैं उस समय कहाँ था? जंगल में। इसी को कहा जाता है प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी एक स्पेसिफिक फैक्ट है, एक विशिष्ट तथ्य है, और इसको कोर्ट में साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा, और वह बस सेक्शन पकड़ लेना है। एविडेंस की कौन सी धारा? 103, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 अप्लाई होगी। प्ली ऑफ एलिबी एक स्पेसिफिक फैक्ट है, अतः इसे प्रूफ करने का दायित्व या जिम्मेदारी किसकी है? अभियुक्त पर, यानी कि माखन चोर पर। तो अब आ गया कि 36 के आंकड़े वाली धारा कौन है? तो 36 के आंकड़े वाली धारा भी 11। किस धारा का सिद्धांत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती? तो वह 11 ही है। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय दो बातें सत्य नहीं हो सकती। या तो माखन चोर घर में माखन चुरा रहा होगा, या जंगल में होगा। क्या दोनों बातें एक ही जगह क्या दोनों तथ्य एक समय पर अस्तित्व में हो सकते हैं? नहीं, तो नहीं हो सकते। तो आपका धारा 11 में जो तथ्य सुसंगत होते हैं, उसका आधार ही है विसंगतता। यानी कि विसंगत तथ्य ही क्या हो जाते हैं? सुसंगत। जब सुसंगत और विसंगत तथ्य में कितने का आंकड़ा हो? 36 का। दोनों एक साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। अब अगला उदाहरण आपको ये देखना है।
अब रिजुडियरी पर आ जाना, यहीं से ज्यादा तथ्यों की सुसंगतता के बारे में सामान्य प्रावधान, सादा प्रावधान, जनरल प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। सामान्य दे, सादा दे, साधारण दे या जनरल प्रावधान दे तो कौन सी धारा मार कर आएंगे? 11 सुसंगतता के बारे में एक अवशेषी धारा है, अवशिष्ट धारा है, रिजुडियरी सेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तथ्य है और 5 से लेकर 55 तक में कहीं सेट नहीं हो पा रहा है तो वकील साहब उस तथ्य को किस सेक्शन में सुसंगत बना सकते हैं? 11 में। अब वकील साहब कितना दिमाग चला रहे हैं, ये किसके ऊपर चला जाता है? वकील साहब। अब जितना दिमागदार वकील होगा उतनी बातों को 11 में क्या बना सकता है? रेलेवेंट। ये याद रखिए। अब अवशेषी का मतलब कि कहीं प्रावधान न हो तो कम से कम इसको आईपीसी में जरूर जोड़ लीजिएगा कि आईपीसी की कौन सी धाराएं रिजुडियरी या सामान्य, जनरल, सादा प्रावधान करती हैं। तो एक आईपीसी की धारा 290 किस मामले में? पब्लिक न्यूसेंस में। और क्रिमिनल अटेम्प्ट में कौन सी आईपीसी की धारा लागू होगी? 511। ये कैसी धाराएं हैं? अवशेषी, जनरल, सामान्य या अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब आपका एमपी का मॉडल देखिए एक बार। एमपी में आपका 511, यूपी में भी पूछा जाता है लेकिन एमपी में थोड़ा कठिन मॉडल बनाया कि आईपीसी 511 कब लागू नहीं होगी? तो जब मामला 307 में आ जाए तो 307 में आ जाए। जब मामला आपका 308 में आए, 309 में आए, इनमें से कोई नहीं तो क्या मार कराएंगे? अवशेषी कब काम करती हैं? जब कानून में कहीं कोई प्रावधान न हो। तो 307 में हत्या का प्रयास अलग से दंडनीय है, 511 लागू नहीं होगी। 308 में हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध का प्रयत्न दंडनीय है, तब भी अप्लाई नहीं। और 309 में अलग से अटेम्प्ट टू सुसाइड दंडनीय है, तब भी आपका 511 अप्लाई नहीं होगी। तो अब भरमाऊ क्वेश्चन दे दिया तो क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार पब्लिक न्यूसेंस भाई पूछा जाता है तो किस समय हो गया भाई आपका? कल इसको बताया जाएगा। अभी 10-15 मिनट बाद भाई आप मैंने कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, एक ही सब्जेक्ट अभी चलेगा। आपका धीरे धीरे समय बढ़ाया जाएगा, अचानक आपका चारों सब्जेक्ट नहीं चल पाएगा। तो आज आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, कल से प्रयास करेंगे चारों चले। और आपका अभी 7:30 बजे से ही क्लास सुबह वाला चलेगा, मैंने सुबह का जो चलता है क्लास। भाई फिर हाँ भाई, आपका नए बैच में क्लास चल रहा है, जो लोग नए बैच में न जुड़े हो अपना ऐड करवा लें। तभी 10-15 मिनट बाद आपका 45-50 मिनट कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो रेस्ट ले लीजिए, तब इसको कल और आगे बढ़ाया जाएगा। रुकिए।